वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें विश्नोई व्लॉग, आपके गांव का अपना चैनल। गांव के लिए इस सदलपुर गांव की 25,000 आबादी के अंदर जिसने पहला आगाज किया है, यूपीएससी को क्लियर किया है, तो करतल ध्वनि के साथ में आशीष जी का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूं आशीष भाई से, वो आए और अपना जो जीवन का साझा अनुभव है, इस छोटे से जीवन का इसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में हमारे इन युवाओं को, कर्णधार गांव के, प्रदेश के, देश की इस कर्णधार पीढ़ी को वो अपना उद्बोधन दे। आशीष जी आइए। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। और परम पूज्य बजरंगदास जी महाराज, आदरणीय अशोक जी बिश्नोई, आदरणीय अर्पित जैन जी, सम्मानित मंच और महानुभवी यहाँ मौजूद बुजुर्ग, मेरी माताओं और भारत के उज्जवल भविष्य मेरे युवा साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि अब प्रोग्राम थोड़ा विधिवत रूप से शुरू हो गया है, तो बच्चों को थोड़ा ढंग से सुनना चाहिए। आगे जो भी प्रेरणापुंज अशोक जी, अर्पित जी आए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी बच्चे ढंग से सुनेंगे। अब आज हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि ऐसा प्रोग्राम कभी कभी किसी किसी गांव में ही होता है, और इतनी हमें भी मौका दिया, इसके लिए मैं पूरे गांव का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा भी ये मानना है कि ये जो कार्यक्रम शिक्षा पे करवाया गया है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर अवश्य साबित होगा। और ये जो बच्चे बैठे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई 1 या 2 साल में और ऊंची उपलब्धि हासिल करेगा। और शिक्षा की, क्योंकि ये शिक्षा का संवाद है, तो मेरा मानना है कि किसी भी गांव, क्षेत्र और राष्ट्र की उन्नति के लिए सिर्फ काम आ सकती है तो शिक्षा ही आ सकती है। ऐसा कहा भी गया कि अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर मां अमृतगम्य, यानी कि शिक्षा ही हमें असत से सत्य की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाएगी। इसके अलावा जैसे हम पढ़ते हैं, चाणक्य नीति में भी ये कहा गया है कि ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका भावार्थ ये है कि अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, आपने मेहनत नहीं की और आपका व्यवहार विनम्र नहीं रहा, तो आप धरती पे एक बोझ हो और एक आम जानवर की तरह ही विचरण कर रहे हो। तो इस श्लोक के तहत शिक्षा का महत्व दिखाया गया है। और मैं इसी गांव का निवासी हूं, और शॉर्ट में थोड़ा मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। 7वीं तक की पढ़ाई मैंने इसी गांव के स्कूल से की। बाद में मैंने मंडी आदमपुर से आगे की स्कूली शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 9वीं और 10वीं में भारत विकास परिषद का एक आयोजन होता है जीके का, भारत को जानो। उस परीक्षा में मैंने अखिल भारतीय स्तर पर पहले साल 3रा स्थान और अगले साल पहला स्थान प्राप्त किया। तो जीके का ये मेरा जो उस टाइम जो स्टार्ट हुआ था, यही मेरा डिसाइड हो गया था कि एक बेसिक हो गया कि आगे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। क्योंकि सिविल सर्विस का जो सिलेबस होता है वो लगभग 10वीं तक जीके का लगभग याद हो ही गया था। तो ये एक फाउंडेशन के रूप में इसलिए बताया मैंने, क्योंकि यहाँ लगभग जो बच्चे मौजूद हैं 8वीं 9वीं 10वीं, तो यही उम्र है कि आपको इन चीज़ों पर अभी से ध्यान दोगे तो आपका गोल आसानी से डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे करना क्या है। उसके बाद जैसे डॉक्टर विनोद जी ने बताया, मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। और ये मेरा यूपीएससी में दूसरे प्रयास में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा में पूरे भारत में 79वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी इसी गांव से संबंध रखता हूँ, और ग्रामीण प्रतिभाओं की जो ताकत है वो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूँ कि ग्रामीण प्रतिभाएं क्या कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो भारत को जानो कंपटीशन था, उसके अंदर पहले यहाँ से कोई तैयारी नहीं करता था, क्योंकि उसमें जब आगे टीमें आती थी वो दिल्ली की बढ़िया बढ़िया शहरों की, डीपीएस स्कूल की पूरी पढ़ी लिखी टीमें आती थी। तो पहले साल तो हम ब्लॉक में ही हार गए थे उसमें। तो उस समय रियलाइज हुआ कि इतने सिंपल पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा और अच्छे से मेहनत करनी होगी।
और रियलाइज भी हुआ कि अगले साल पूरे नेशनल पे थर्ड आ गए और उससे अगले साल पूरे भारत में फर्स्ट आ गए। और उस टाइम पूरे देश की सबसे जो टॉप स्कूलों की टीमें वहाँ आई हुई थी। तो उसी से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचो ही मत कि कौन आ रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। जो अपने घर पे पढ़ते रहो और घर पे ऐसा थोड़ा माहौल अभिभावकों को देना चाहिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। मैं अपना जो ये संवाद है इसमें एक विधिवत रूप से बात करूंगा कि पहले बच्चों के लिए जो मैं बात करना चाहूँगा, फिर मैं थोड़ा और फिर अभिभावकों के लिए। तो बच्चों के लिए एक सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि सोशल मीडिया और फ़ोन का कितना का यूज़ होना चाहिए, मैंने कितना यूज़ किया और ये काम की वस्तु है कि नहीं है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का यूज़ 12 तक बच्चे के लिए नाम मात्र होता है। अगर हो सकता है तो 2%, 5% बस इतना ही उसका सदुपयोग है 12वीं तक पढ़ने वालों के लिए, और 90% वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ है। यानी कि कुल मिला के 80% तो माइनस में ही जाओगे अगर उसका यूज़ करोगे तो। और दूसरी बात रही फ़ोन की, फ़ोन का क्योंकि कुछ ज्ञान की बातें यूट्यूब के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से ज़रूरत भी पड़ती है, तो ये कर सकते हैं कि अभिभावक अपना खुद का फ़ोन रखे और ज़रूरत पड़ने पे बच्चों को दे दे। पर +2 तक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मेरा ये मानना है कि फ़ोन नहीं दिलवाना चाहिए एक बार, क्योंकि स्कूल में ही फ़ोन लेके जाएंगे तो फिर शायद वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी से। तो इस मुद्दे पे मेरी ये माननी थी। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि विद्यार्थी का जीवन होता है वो एक कि साधु की तरह होता है कि एक मिनिमम संसाधन में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल के दो तो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। और जैसे कि स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा फैशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कि बच्चे को एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और ताकि वो पढ़ाई से दूर ना भागे। पर वर्तमान समय में होता ही है कि स्कूल में एक कॉमन ड्रेस लगाई जाती है कि सभी बच्चों एक समानता का भाव फील हो सभी को। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी उसको फैशनेबल बनाते हैं कि या तो उसको छोटा करवा लेंगे या थोड़ा ऊपर करवा लेंगे। तो वो क्या है कि अलग दिखने के लिए एक फैशनबाजी में इंटर ना करें और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते रहें और आगे कामयाब होंगे इसी के लिए। और बच्चों को एक ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी पढ़ाई करें तो अपने परिवार की हालात हमेशा दिमाग में रखें, तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि दूसरों को देखे देखे उनके साथ चल पड़ते हैं। अपने परिवार का जब तक ध्यान नहीं दोगे तो ना तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, और अगर तुम्हारे ये ध्यान में रहेगी कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, हमारी परिवार की हालत कैसी है, तो मेहनत दुगनी हो जाएगी। क्योंकि फिर पता चलेगा कि परिवार को इन हालातों से बाहर निकालना ही है, निकालना है तो फिर मेहनत करेगा बच्चा। ये मेरा मानना है। और जैसे कि पेरेंट्स रिसोर्स लगाते हैं कि आपके एजुकेशन के लिए रुपए देते हैं, कोचिंग करवाते हैं, तो उस कोचिंग का पाई वसूल करना चाहिए कि 1000 रुपये की फीस भरी है तो कोई भी क्लास मिस ना करें, डेली स्कूल जाएं। और कोचिंग में भी बच्चे जाके भी कोचिंग अटेंड नहीं करते, तो ये पेरेंट्स के रिसोर्सिस का मिसयूज है। तो ये भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जितना रुपये घर वाले लगाते हैं उसका पूरा सदुपयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से बैठे हुए हैं। और मैंने भी बताया कि जो मेरी जब शुरुआत हुई सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए, वो 8वीं कक्षा ही शुरुआत हुई थी जब मैंने उस जीके क्विज की तैयारी करनी स्टार्ट की थी। तो 8वीं क्लास और 9वीं क्लास की जो शुरुआत है वही आपका सब कुछ डिसाइड करेगी कि आप में कितनी की ज्वलंत आपकी रुचि है, आपको क्या बनना है। अभी से ऐसा होता है कि क्लास में फर्स्ट आना सेकंड आना बोले कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट आने से कोई ना, पर ऐसा है कि अगर फर्स्ट सेकंड आ जाए तो हर्ज क्या है इसमें, कि मतलब फर्स्ट सेकंड आओ तो और हौसला बनता है कि अगले साल फिर से अपने को कंपटीशन में बना रहना है। तो बात सिर्फ नंबरों की नहीं होती है, पढ़ोगे तो नंबर तो आ ही जाएंगे, फर्स्ट सेकंड भी आ जाओगे। पर ये कुछ आपको 8वीं 9वीं में जब फर्स्ट सेकंड आते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब तो 9वीं 10वीं आने वाली है, बोर्ड आने वाले हैं, और मैं तो इन सब में जितने क्लास में सबसे होशियार हुई। तो 8वीं 9वीं वाले बच्चे खास कर ध्यान रखें, आपको एकदम 8वीं 9वीं की ऐसी क्लास है जिसमें एकदम बच्चे की दिमागी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। 6ठी तक बच्चा इतना समझ नहीं पाता, पर 9वीं 10वीं क्लास में बच्चे को धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि तेरे को करना क्या है और
कितनी की मेहनत तू कर सकता है और तू कितना होशियार है। होशियार उसी से डिसाइड होता है कि थोड़ा सा आप क्लास में रहोगे तो बच्चे को खुद ही फील होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। और जो बच्चे अभी 12th क्लास में और 10th क्लास में है, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए, बोर्ड में टॉप करने के लिए भी, क्योंकि मेरी सिस्टर है जो इसी गांव से पढ़ी है, उन्होंने बोर्ड में एक ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, लेकिन थर्ड पोजीशन आई थी। तो उनसे मैंने बात की कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कक्षा मतलब जैसे कि 10वीं और 12वीं हैं, तो उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 सालों के लिए पूरे उनके उत्तर लिखें, उनको अच्छे से पढ़ें और अपने टीचर से चेक करवाएं। इससे क्या होगा कि आपके 90% सवाल तो उसमें से आ जाएंगे, या तो सीधे आ जाएंगे या रकम चेंज करके आ जाएंगे या उनका थोड़ा रूप आ जाएगा। तो कितने के बच्चे ये करते हैं आप खुद ही एनालाइज कर लेना कि मैंने कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप कर लोगे तो गारंटीड है आप अगले साल टॉपर आप में से होगा कोई। आप इसका यूज करके देखना, आपको शायद इसको फायदा मिले। इसके अलावा बच्चों को जैसे कि स्कूल में टीम एक्टिविटीज होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, उनमें भी पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इनका फायदा ये होता है क्योंकि अभी के टाइम में जो लॉकडाउन था उसमें फ़ोन भी अनिवार्य हो गया था। तो बच्चे क्या होते हैं कि अब फ़ोन उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो फ़ोन का यूज़ करते हो मनोरंजन के लिए। अगर टीम एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग करेंगे, जो फ़ोन का मनोरंजन का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे, टीम में अपना खेल कूद में भी भाग लेंगे और फ़ोन का छूट जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखें कि पूरा एक्स्ट्रा करिकुलर में भाग लें और आगे बढ़ें इसमें। अब मैं बात करना चाहूँगा अध्यापकों के लिए। ऐसे कहा गया है कि गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी ये बात कही कि जय गुरु का शब्द मानी लो, लंगी बाबू जन पारू। तो इसमें टीचर की महिमा बताई गई है कि अगर आप अध्यापकों की बात मानोगे तो आप कामयाब हो सकते हो। टीचरों पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब शक की निगाह से या टीचर को इतना अच्छे से सीरियस नहीं लेते, तो वो ध्यान रखना चाहिए। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो वही आपके अल्टीमेट है, वही आपको आपकी नैया पार कराने वाले हैं। और टीचरों के लिए जैसे बात है कि अभिभावक अपने मुख्य पूंजी रूपी सभी बच्चों को अभिभावक टीचरों को सौंप के जाते हैं, तो अध्यापकों का ये कर्तव्य भी है कि सभी बच्चों को मैक्सिमम आउटपुट के लिए अपना बेस्ट देके सभी बच्चों को समान समझ के ये आप पढ़ाएं। और टीचर और स्कूल के साथ साथ एक ऐसा होता है कि मैं इसी गांव से पढ़ा हूँ, और जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे टाइम में यहाँ किसी को जैसे कंपटीशन होते हैं, ओलंपियाड हो गए जिसमें कि नेशनल वो तैयारी नहीं कराई जाती। तो ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैथ का कंपटीशन है, साइंस का कंपटीशन है, जो दिल्ली के स्कूल या बड़े महानगरों के स्कूल उनकी तैयारी करवाते हैं, तभी तो वो आगे जाके उनका नाम आता है, वो देश को रिप्रेजेंट करके दूसरे देशों में जाते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। यहाँ बच्चों को यही नहीं पता होता कि ओलंपियाड क्या है। ऐसा हो सकता, मैंने एक दो सर से भी बात की, मैं सर ये तैयारी आप करवाना शुरू करो, बोले बच्चे रुचि नहीं लेते। बच्चे रुचि नहीं लेते तब भी करवाओ, मैं तो ये कहूँगा 2-3 सालों में 1-2 बच्चे का तो पक्का होगा, 1-2 का भी होगा तो फिर आगे लाइन बननी शुरू हो जाती है। और ये मैं उम्मीद करूँगा कि आगे से स्कूल में भी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक सुधार टीचर्स के लिए मैं एक और कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे समय में मैंने जो फील किया, आज मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है वो ऐसे पढ़ाई जाती है कि उनके सवाल लिखा दिए जाते हैं, हर पार्ट के बाद में 6-7 सवाल लिखा दिए और उनका ही लास्ट में पेपर ले लिया। तो ये तरीका ना हो कि पूरा पाठ उनको पढ़ाया जाए, एक अध्ययन उसका पाठ का कराया जाए। क्योंकि होता क्या कि अगर आप कुछ बच्चे और भी पूछते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो आपको पता ही नहीं है आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है एक्चुअली। क्योंकि 6ठी से 12वीं की जो एनसीईआरटी है वो जो आगे हम कोचिंग में जाके वही दोबारा पढ़ रहे होते हैं कि मतलब जब बीटेक हो गई उसके बाद में जाके 6ठी की क्लास पढ़ रहे हैं। तो अभी से ही ध्यान देना चाहिए कि एनसीईआरटी को पाठ सिर्फ सवाल ना लिखवाएं और एक उसका पाठ पढ़ाएं, बच्चों को 2 बार कम से कम पढ़ाएं कि बच्चे को एनसीईआरटी अच्छे से आ जाए। तो इससे क्या होगा, यूपीएससी का 50-60% 12वीं तक आपका सिलेबस ही हो जाएगा। आगे तो बस थोड़ा सा वैकल्पिक विषय करना होता है, लगभग काम आपका +2 तक हो ही जाता है खत्म।
तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है अध्यापकों से कि इसको भी थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसे अध्यापकों की मैं बात कर रहा था, तो मैं अपने अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी उम्र अभी 23 साल है और मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ। और अब लास्ट में अभिभावकों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी संपत्ति मुझे लगता है कि उनके बच्चे ही होते हैं। और इसमें जितना बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतनी बेस्ट आपकी भी ज़िंदगी रहेगी, आपकी फैमिली की भी ज़िंदगी रहेगी और आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी अच्छी ज़िंदगी रहेगी। जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो पेरेंटिंग होती है वो 3 तरह की पेरेंटिंग होती है कि एक तो अथॉरिटेरियन, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि हर बात में धमकाना बच्चे को, अपनी जो भाई मन ठीक लगा है भाई थे करो, एक तो आएगी। दूसरी है कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, उसमें ये होता है कि अगर उन अभिभावकों को लगता है कि बच्चों को भी राय लेनी चाहिए, उनकी भी बात सुननी चाहिए कि तुम्हें आज क्लास में क्या पढ़ाया, क्या ठीक है, जमाना चेंज हो रहा है, उसके साथ उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, बराबर रिवार्ड देना चाहिए और बराबर पनिशमेंट देनी चाहिए। और एक होती है परमिसिव पेरेंटिंग, उसमें यह है कि खुली छूट देनी कि घर चाहे तन फुल पैसा दिया इंजॉय कर। तो मेरा मानना है कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग अपने को अपनानी चाहिए, जिसके अंदर बच्चों को भी राय लो और जो ठीक चीज़ है जमाने के हिसाब से चलना भी कभी कभी ठीक रहता है, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज भी उनको दिलाओ। जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ोन आज ज़रूरी भी हो गया है, पर बच्चों को मत दिलाओ, खुद यूज खुद रखो, जब उनको ज़रूरत हो तो 1-2 घंटे उनको दे दो। मतलब ये डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का एग्जाम्पल है। तो ये बात आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी जो अभी मंच संचालन नहीं कर रहे थे, हंसराज जी कीचड़, मैं बहुत धन्यवाद दूँ कि मेरे पिताजी ने बहुत शुरू से इन बातों का, जब मैं 6ठी क्लास से था, एक पढ़ाई के लिए जो काम होता है कि उनका ये मानना था कि पेरेंट्स की तरफ से जो होता है ना उसमें कोई कमी ना रह जाए, कि अगर आप अपना भी सोच लेना कि मैंने सब कुछ कर लिया क्या अपने बच्चों के लिए। मुझे लगता है मेरे पिताजी ने अपने बच्चों के लिए, ये पढ़ाई के लिए सब कुछ कर लिया होगा कि क्या बात आई आगे उनको आ सकती है उसका पहले से सॉल्यूशन, कि हमें सिर्फ पढ़ना है। और पढ़ना मैं मानता हूँ बिल्कुल ही आसान काम है, बाकी काम मुश्किल होते हैं। तो वो मेरे पिताजी ने पहले से ही एक अच्छी भूमिका हमें बना के दे रखी है। और एक बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये पूछा भी मुझसे कि गांव से बिलोंग करते हैं और इतना इकोनॉमिक राइट, इतना गरीब परिवार से हैं, तो हम कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, कैसे आईएएस की तैयारी करें, भाई इतने कम संसाधनों में कैसे तैयारी करें। तो मेरा मानना इसमें यह है कि क्योंकि गांव के लगभग 80 से 90% की समान फैमिली होती है, सबका ही वही, मेरा भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। तो और इतना गरीब तो भी कोई नहीं है कि 2000 रुपये भी अफोर्ड ना कर सके। 2000 रुपये में सारी एनसीईआरटी किताबें आ सकती है, 1 साल की करंट अफेयर की किताबें आ सकती है, इससे यूपीएससी का 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब जो ये कहते हैं मेरे पिताजी गरीब है, हमारी इकोनॉमिक फैमिली है, तो ये सिर्फ बहानेबाजी है, ये मुझे लगता है। क्योंकि 2-3 हज़ार में तो सब कुछ किताबें आ गई, अब और क्या करना होता है। अगर मेहनत है, लगन है, तो घर बैठ के उनको पढ़ो और तैयारी करो। और अभिभावकों के लिए जैसे कि एक बात कहा जाता है कि लगभग बहुत सारे पेरेंट्स या हम भी जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो सीधा कहते हैं कि मालडो होशियार तो बहुत है पर पढ़ा को नहीं। तो ये बात फुल सच्चाई है, क्योंकि जन्मजात कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होता। और सबको, चूँकि पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये होशियार तो है, इस काम में बहुत तेज है, पर पढ़ता नहीं है। तो इस बच्चों क्या होता है कि कई क्लासों में बिछड़ जाते हैं, तो उनका हौसला थोड़ा कम हो जाता है और वो खुद दूसरों से पीछे समझ लेते हैं। उनको पता है अब बराबर तो आ नहीं पाएंगे और कुकरी कर पास है गया। तो ये इस मामले में क्या होता है कि आपको अपनी शक्तियों का, आपको अपनी ऊर्जा का फिर से संचारित करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल कहूँ तो जैसे कि हनुमान जी थे, तो वो पहले खुद को एक आम वानर समझ रहे थे, पर जब जामवंत ने उनको शक्तियों का अंदाज़ा दिलाया कि तू वो नहीं है जो तू बना बैठा है, और जैसे ही उन्होंने शक्तियों का अंदाज़ा हुआ तो वो ऐसा काम कर गए कि आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो आज भी हमारे बीच जैसे मुख्य अतिथि जी अशोक जी बिश्नोई
एंड अर्पित जैन जी आए हुए हैं, ये भी आपको आपकी शक्तियों का पुनर्जागरण करवाने में पूरा योगदान देंगे। आप इनकी बात भी बहुत अच्छे से सुनना। अंत में मैं बिश्नोई सभा सदलपुर समस्त ग्रामवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे बुलाकर इतना सम्मान दिया, और मैं ग्रामवासियों का हमेशा ऋणी रहूंगा कि मुझे इतना सम्मान आपने दिया। धन्यवाद।